अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू एचएसएम रिएक्शन। सो आज इस वीडियो पे हम रिएक्ट करने जा रहे हैं, वो है तेजास एलसीए। वेल इसकी एयर टू एयर फुटेज है, लेकिन इस चीज़ से हमें बहुत सारी चीज़ें पता लगेंगी। इसके हार्ड पॉइंट्स, इसमें कोई एक्सटर्नल जो टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट अगर है तो वो देखते हैं कि यूज़ हो रहा है, कैसे यूज़ हो रहा है, कौन सा है, और बहुत सारी बातें करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन द वीडियो। 1 2 3। ओके, सो पहले पुराने तेजास से और नए तेजास में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये चीज़ मैंने एयर शो में भी देखी है, दुबई में जो एयर शो हुआ था। और इस वक़्त आप अगर आप इसका आउटर स्ट्रक्चर देखें और जो पहला तेजास था उसका देखें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क आपको नज़र आएगा। सबसे पहले ये जो रिफ्यूलिंग प्रोब है, ये नहीं थी शुरू में और इसको ऐड किया गया। और एक ज़बरदस्त जो है, आपको मैं पहले भी रिएक्ट कर चुका हूँ एक तेजास की वीडियो पे, आप वो ज़रूर देखिएगा। डेल्टा विंग की क्या ब्यूटी है। और आप देखें F404 इंजन अमेरिकन, बहुत ज़बरदस्त थ्रस्ट है इसकी। साप ग्राइपन पे भी ये यूज़ होता है इंजन, और विद डेल्टा विंग ज़बरदस्त। ओके, तो टोटल 6 हार्ड पॉइंट्स मुझे इस वक्त नज़र आ रहे हैं जो विंग्स के अंडर हैं। बेली में एक होगा और शायद हो सकता है चिन पे भी एक हो इसका। फ़िलहाल जो विंग्स से हार्ड पॉइंट्स हैं उस पर इन्होंने फ्यूल टैंक्स लगाए हैं। और ये वीडियो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जिस तरह डीसीएस की वीडियो है, डीसीएस पे कोई गेम खेल रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही है। तेजास जो है वो बहुत ही ब्यूटीफुल एयरक्राफ्ट है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि एयरक्राफ्ट बहुत लेट बना है। इसको 1990s में कंप्लीट हो जाना चाहिए था, और अगर उस टाइम ये इंडक्ट किया जाता इंडियन एयरफोर्स में तो तबाही एयरक्राफ्ट होता। इस टाइम भी तेजास एयरक्राफ्ट बहुत कुछ कर सकता है अगर हम इसके आगे जो हैं वो कैनार्ड्स लगा दें, तो ये एक ज़बरदस्त एयरक्राफ्ट बनेगा। ये चीज़ मैं पहले भी बता चुका था, इवन तब तेजास बिल्कुल ब्रांड न्यू था, और मैंने कहा था कि अगर इसके फ्रंट के साइड पे कैनार्ड्स होते, जिस तरह के आपने ग्राइपन पे देखे होंगे, आपका अपना जो है रफ़ाल है उसके आगे देखें कैनार्ड्स हैं, तो देखें आपके कितना ये जहाज़ जो है मैन्यूवरेबल हो जाता और ज़्यादा और ज़बरदस्त होता। लेकिन फिर भी जो वेपन्स तेजास में यूज़ किए गए हैं वो बहुत ज़बरदस्त हैं। डाउन साइड तेजास की जो मुझे लगती है इसमें, वो सबसे बड़ी डाउन साइड है इसराइली इक्विपमेंट्स को यूज़ करना, इसराइली एवियोनिक्स को और बहुत सारी चीज़ों को, वेपन्स को यूज़ करना। क्योंकि बहुत सारे मुल्क इसराइल को अभी तक रिकॉग्नाइज़ नहीं करते, तो जो एयरक्राफ्ट लाइट वेट एयरक्राफ्ट लेगा उसकी पूरी कोशिश होगी कि इंडिया के वेपन्स हों, जिससे मैं ले रहा हूँ उसी के वेपन हों। और सेकंड जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो इसका इंजन है, जो अमेरिकन इंजन है। अगेन, अमेरिका जो है वो आपका रिलायबल पार्टनर नहीं है। आप देखें, ब्यूटी देखें इस जहाज़ की, क्या ज़बरदस्त ब्यूटी है। डेल्टा विंग की जो शेप है ज़बरदस्त है, और ये देखें आप कि 3-3 मुझे नज़र आ रहे हैं इसके हार्ड पॉइंट्स। ज़बरदस्त एयरक्राफ्ट है ये। बस थोड़ा-सा इसमें रडार, एवियोनिक्स और इंजन, और इंडिया बहुत कुछ कर रहा है इसके लिए। अभी आपने देखा है कि इंडिया ने जो है जनरल इलेक्ट्रिक के साथ, फिर उसके बाद जो सैफ़्रॉन कंपनी है उसके साथ एग्रीमेंट साइन किए हैं इंजन बनाने के लिए। तो इंडिया लगा हुआ है, और इंजन बनाने के लिए इसीलिए लगा हुआ है कि जितना इंडिजीनियस जहाज़ होगा उतना अच्छा होगा। मैंने इसको एयर शो में अभी देखा है, उसके ऊपर भी हम रिएक्ट करेंगे कि इसकी मैन्यूवरेबिलिटी में ज़मीन आसमान का फ़र्क आया है। इसका मतलब है कि इंडिया ने इसका सॉफ्टवेयर भी वक़्त के साथ-साथ अपग्रेड किया है। ये मार्क 1 होगा। मैंने काफ़ी अरसा हो गया है छोड़ा है इसको, तो ये मेरा ख़्याल है मार्क 1 है या मार्क 2 है, और आप ये देख सकते हैं जैसे कि इसके टर्निंग से पता लग रहा है। सो ये हमारी वीडियो थी आज की। अगेन, ज़बरदस्त जहाज़ है। मुझे तो तेजास का जो डेल्टा विंग है वो बहुत पसंद है एज़ कम्पेयर टू JF-17। JF-17 के अलग एडवांटेजेस हैं, स्पेशली ब्लॉक 3 जो इंट्रोड्यूस हुआ है उसके अपने एडवांटेजेस हैं बहुत सारे, लेकिन उसके डिसएडवांटेजेस भी अपनी जगह पर हैं। एयरक्राफ्ट जो है वो सिर्फ इसलिए नहीं बिकता
ग्लोबल इंटरनेशनल मार्केट के अंदर कि आपने बस जहाज़ बना दिया और अब वो बिक जाएगा। उसके लिए बहुत सारा इन्फ्लुएंस भी इस्तेमाल होता है। तभी अमेरिकन्स के इतने ज़्यादा वेपन्स जो हैं वो सेल होते हैं, फ्रेंच के वेपन्स जो हैं वो सेल होते हैं। चाइनीज़ वेपन्स आपने देखा है कि अब वो कंपैरेटिवली बेहतर हैं पुराने उससे, लेकिन नहीं सेल होते इतने ज़्यादा। तो ये एक आप कह सकते हैं ये एक सच है, छुपा हुआ सच है कि इन्फ्लुएंस भी जो है कंट्री का यूज़ होता है। इंडिया अपना इन्फ्लुएंस जो है अफ्रीकन कंट्रीज़ में बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। तंज़ानिया उसके अंदर एक मुल्क है, अभी तंज़ानिया के साथ बहुत अच्छे ट्रेड एग्रीमेंट्स उसके साइन हुए हैं, कीनिया के साथ साइन हुए हैं। इसके अलावा मॉरिशस के अंदर तो इंडिया की नेवल एयरबेस भी है। तो आप देख सकते हैं कि इंडिया आहिस्ता-आहिस्ता अपना मुकाम जो है वो बना रहा है इन कंट्रीज़ के अंदर। मैं इंडिया की जो डिप्लोमेटिक एक्टिविटी है उसको जो है देखता रहता हूँ कि इंडिया क्या कर रहा है। इंडिया बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है बाईपास कर रहा है तमाम जो डेवलप मुल्क हैं उनको, और इंडिया अल्टरनेटिव मार्केट्स को कैप्चर कर रहा है जितनी भी उसको मिल सकती हैं, जिससे उसको फ़ायदा हो। क्योंकि इस वक्त चाइना से जितनी भी कंपनीज़ हैं वो अपना सारा कुछ लपेट-लपूट के इंडिया में आके इन्वेस्ट कर रही हैं। तो इंडिया की इकॉनमी तो इस वक्त बूमिंग पे है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है हमेशा इंडिया की इकॉनमी जो है वो बूम करेगी। अगर चाइना के साथ आज अमेरिका ये कर रहा है कि सारे जितने भी टेक्नोलॉजी उसने दी और उसके बाद चाइना ने एक बड़े तरीके से उसको डेवलप किया, टेक्नोलॉजी को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया। फिर अमेरिका अब उसको सज़ा देना चाहता है और सारी कंपनीज़ को उठा के इंडिया में लेकर आया है और इंडिया को स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनाया है। तो उसमें अमेरिका के अपने मफ़ादात हैं और इंडिया उनसे बहुत अच्छा फ़ायदा उठा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर मैं अपने मुल्क की बात करूँ तो यहाँ पे तो इन्वेस्टमेंट एफडीआई की अगर मैं बात करूँ, फॉरेन इन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो इट्स अप्रॉक्सिमेटली लेस देन $1 बिलियन डॉलर ओनली। तो आपकी तो इकॉनमी $4 ट्रिलियन डॉलर पे है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो इंडिया को बहुत ज़बरदस्त डिप्लोमेटिक जो है आप समझिए कि डिप्लोमेटिक एक एनवायरनमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा एज देती है। जो तेजाज़ है वो उसकी जो प्रॉब्लम ही जो बाकी मुल्कों में आ रही है, वो उसके इज़राइली एवियोनिक्स हैं, जिसमें रडार वग़ैरह भी आ जाता है और डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं। इसके अलावा उसका इंजन है, तो इंजन के ऊपर तो इंडिया ज़बरदस्त काम कर रहा है और रडार के ऊपर भी इंडिया काम कर रहा है। रडार को इंडिया जो है इंटीग्रेट करने लगा है सुपर सुखोई में। तो इस तरह की चीज़ें इंडिया बड़ी ज़बरदस्त कर रहा है। एस्ट्रा जो है वो इंडिया बना चुका है और उसके जो डिफरेंट वर्जन्स हैं उसको इस वक्त वो टेस्ट भी कर रहा है और उसको इंटीग्रेट भी कर रहा है आहिस्ता आहिस्ता। तो ये है सबसे बड़ा एडवांटेज इंडिया के पास, क्योंकि अगर हम जो रशियन जितने भी मिसाइलों की बात करें, जितने भी मिसाइल्स हैं, उसकी रेंज जो है रशियन मिसाइल्स की वो बहुत कम है। इट्स अप्रॉक्सीमेटली R-77 की बात करूँ तो 110 किलोमीटर है। पाकिस्तान के पास AIM-120C है, इट्स 120 प्लस किलोमीटर। एंड नाउ पाकिस्तान आल्सो हैव PL-15 जिसकी रेंज अप्रॉक्सीमेटली 200 किलोमीटर के आसपास है। इंडिया के पास इस वक्त मीटियोर है जिसकी रेंज अप्रॉक्सीमेटली 180 प्लस टू 200 तक है। अब जो बिल्कुल एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है वो कभी भी बाहर नहीं आती। जितना मिसाइल जो है आपका जब एयरक्राफ्ट से निकलता है और टारगेट तक जाता है, उसकी रेंज उस हिसाब से कम होती रहती है, लेकिन उसकी इफ़ेक्टिवनेस भी कम होती है। सो ये बहुत ज़्यादा आप कह लें गुंझल वाला जो है मामलात है। अगेन देखते हैं कि जब इंडिया की जो मार्केट है, जो बहुत ज़्यादा लुक्रेटिव मार्केट है, अब उसमें कौन-कौन से नए जहाज़ आते हैं और जो दूर तक नज़र आ रहा है, वो ये आ रहा है सिर्फ़ रफ़ाल की जगह है, रफ़ाल के अलावा कोई भी जहाज़ नहीं आएगा इंडिया के अंदर। सो अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।